Hello students, my name is Kumar Sanskar and today we are going to start a new chapter of class 8, that is how, when and where. So हमने इस चैप्टर का नाम हाउ, व्हेन एंड वेयर ही क्यों रखा, हमने कुछ और क्यों नहीं रखा? तो इसको अगर हम जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब क्या आता है? हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब क्यों और वेयर मतलब कहाँ. ठीक, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें बस ये पढ़ना है कि हिस्ट्री में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हर पीरियड में. जैसे हमने 6th क्लास में पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री, 7th में हमने पढ़ा मेडिवल हिस्ट्री और 8th में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री. तो हम इसमें बस ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे. बेसिकली हम इंडिया का देखेंगे, लेकिन हमें पहले यूरोप के बारे में जानना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है दोनों वेस्टर्न वर्ल्ड में और ईस्टर्न वर्ल्ड में दोनों जगह ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हुए थे. जब हम इधर आते हैं वेस्ट साइड में तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जब हम मेडाइवल से मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे सोसाइटी में चेंजेस दिख रहे हैं. जैसे इकोनॉमिक चेंजेस हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हैं, कल्चरल चेंजेस हैं, और बेसिकली हम इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं क्योंकि ये हम भी डेवलप थे ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड वाले भी डेवलप थे, लेकिन उनका डेवलपमेंट अलग था क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन हमारे से ज़्यादा बेहतर थी. तो जब हम इधर की बात करते हैं तो हम एक वर्ड देखते हैं जिसका मतलब है, जिसका नाम है रेनेसा. रेनेसा का मतलब क्या होता है? ये एक बहुत पॉपुलर वर्ड है जो हम शुरू से हिस्ट्री में सुनते आ रहे हैं. तो रेनेसा का मतलब ये होता है कि द ट्रांसफर ऑफ सॉरी स्टूडेंट्स, रेनेसा का मतलब होता है कि जब हम मेडाइवल इंडिया से जब हम रेनेसा का मतलब ये होता है कि जब हम मेडाइवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में ट्रांसफॉर्म होके आते हैं. तो रेनेसा में इंडिया में ये वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया गया. ये वर्ड पहले इंट्रोड्यूस किया यूरोपियंस ने क्योंकि उनके चेंजेस दूसरे थे, जैसे अभी हमने पहले देखा. तो रेनेसा वेस्टर्न वर्ड है. अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए. हमने देखा है 6th 7th क्लास में कि हमारे यहाँ बहुत सारे पुराने पुराने रूलर्स थे, जैसे राष्ट्रकूटास थे, चालुक्यास थे, चाणक्यास थे. जब हम मिडाइवल इंडिया में आते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ये सब एम्पायर्स थे. लेकिन जब हम मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे तो हम उस समय पढ़ते हैं ब्रिटिश इंडिया के बारे में. तो जो मॉडर्न पीरियड हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी से लेके 1947 तक. ये एक रफ एस्टीमेट है, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 18 से 1947 ये हमारा बेसिकली मॉडर्न पीरियड का टेन्योर है. तो अब हिस्ट्री हमेशा बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएटेड होती है. तो जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक वर्ल्ड मैप है, ठीक, जो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है. यहाँ पे क्या है कि इंडिया नाम की ये ज्योग्राफिक लोकेशन हमेशा से नहीं रही है. ठीक, हमने अगर ज्योग्राफी पढ़े हो तो हमें पता था कि इंडिया हमारा एक गोंडवाना लैंड का पार्ट था जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था. प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये करोड़ों सालों में हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ गया. लेकिन अब हम ये चीज देखेंगे कि ये कैसे हमने कैसे हिस्ट्री को एसोसिएट किया है इन सारी चीजों के साथ. तो पहले इंडिया हमारा यहाँ पे था लोकेटेड, अभी भी इंडिया यहीं पे लोकेटेड है, लेकिन हम जो बोलना चाहते हैं वो कुछ और है. वो ये है कि वर्ल्ड में इंडिया की डिस्कवरी कैसे हुई. इंडिया को सब लोग पहले नहीं जाना करते थे क्योंकि हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं थे, ना हमारे पास न्यूज़पेपर्स थे, ना हमारे पास इंटरनेट था, ना हमारे पास एक्सप्लोर करने की बहुत सारी चीज़ें थी. तो कैसे आखिर इंडिया के बारे में लोगों को पता चला और इंडिया के लोगों को दूसरे कंट्रीज़ के बारे में पता चला? हमें इतना पता है कि इंडिया हमारा एक रिसोर्स के बेसिस पे बहुत ज़्यादा खुशहाल कंट्री था. यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज थे. यही रिसोर्सेज ब्रिटिशर्स को या दूसरे जितने भी यूरोपियन पावर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते थे और वो इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश किया करते थे. तो इंडिया के ऊपर हमारा एक हिमालय रेंज है, इसके ऊपर हमारा एक हिंदू कुश नाम का पर्वत है. हिंदू कुश, ऐसा माना जाता था पहले कि हिंदू कुश के बाद कुछ भी नहीं था, मतलब हिंदू कुश के बाद एंड है वर्ल्ड का. ऐसा यूरोपियन सोचा करते थे. उन्हें पता था नहीं, इनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी. हुआ क्या कि हिंदू कुश, अब एक हमारा बहुत पुराना राजा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर. ठीक है, अलेक्जेंडर
पहला ऐसा इंसान था जिसने हिंदू कुश को क्रॉस करके, हिंदू कुश का मतलब इंदस रिवर, जिसने हिंदू कुश को क्रॉस करके और फिर इंडिया में आने की कोशिश की। तो अलेक्जेंडर पूरे दुनिया को जीतते हुए आ रहा था और उसका सपना था कि वो इंडिया को भी एक दिन जीत लेगा। जब वो यहां पे आया तो हमारा यहां पे हिमालय रेंज आया। हिमालय रेंज आने के बाद यहां इंदस रिवर आई। इंदस रिवर को अलेक्जेंडर ने क्रॉस किया और लेकिन वो इंडिया को किसी वजह से जीत नहीं पाया, जो हमें जानने की जरूरत नहीं है। जब अलेक्जेंडर यहां पे आया तो उसके बाद बाकी यूरोपियंस को पता चला कि इंदस के बाद भी एक जगह है जो बहुत डेवलप्ड है कल्चर के मामले में, जो बहुत रिच कल्चर और रिच हेरिटेज को बिलोंग करता है। तो अब इसकी वजह से अब दूसरे यूरोपियन पावर्स जैसे फ्रेंच, जर्मन, डच, ये सब इंडिया में आने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले इंडिया में आने की कोशिश की पोर्चुगीज ने, ये तो आपको पहले से पता होगा। और कौन आया था सबसे पहले? वास्को डा गामा। लेकिन इंडिया की खोज एक बार में नहीं हुई थी। जब पोर्चुगीज यहां से निकले तो पोर्चुगीज इस रास्ते से होके और इंडिया की तरफ आना चाहते थे, जिसको हम बोलते थे केप ऑफ गुड होप। इनको हम बोलते थे केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप बोलने के पीछे का रीजन क्या है अभी हम देखते हैं। तो इस वाले रास्ते से ओशियंस के थ्रू पोर्चुगीज इंडिया में आने की कोशिश करने लगे। इसके पहले दूसरा रास्ता जो था वो हमारा हिमालय पर्वत होके होता था, लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि जब अलेक्जेंडर यहां पे अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाया या इसके पहले कोई भी क्रॉस नहीं कर पाया है तो हम भी इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ये वाला रास्ता चूज नहीं किया, उन्होंने ये लंबा सा ओशियनिक वे चूज किया। जब यहां से पोर्चुगीज आए तो उन्होंने गलती से ईस्ट में आने की बजाय वेस्ट हो गए और एक आइलैंड की डिस्कवरी की, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरिबियन आइलैंड्स। कैरिबियन आइलैंड्स अगर आपको पता है तो क्रिकेट देखते होगे तो जरूर पता होगा। कैरिबियन आइलैंड्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट इंडीज, जनरल टर्म में। वेस्ट इंडीज हमारा कहां पे है? ये बिल्कुल अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के राइट साइड में सिचुएटेड है। तो कैरिबियन आइलैंड्स डिस्कवर करने के बाद उन्होंने इसका नाम वेस्ट इंडीज क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो इंडिया को डिस्कवर करने आ रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि हमें इसका भी नाम इंडिया ही रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वेस्ट में है तो इसका नाम उन्होंने वेस्ट इंडीज रख दिया। अब यहां हम अगर यूरोप की बात करें तो दो हमारे पास बड़े बड़े पावर्स थे। पहला था फ्रांस और दूसरा था ब्रिटेन। ये दोनों ट्रेड राइवल्स थे, दोनों चाहते थे कि हम इंडिया को इन्वेड करें और इंडिया के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपने कंट्री में ले जाएं और अपने आप को ज्यादा प्रॉस्पेरस बनाएं बाकी यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरेटिवली। तो जब ब्रिटेन और फ्रांस की हम बात करते हैं तो ये दोनों राइवल्स इसी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से इंडिया में आना चाहते थे। सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज, जिसका जो था वास्को डा गामा, वो आया सबसे पहले कहां पे? हमारा केरला में कालीकट नाम का एक पोर्ट है। तो क्योंकि ये रास्ता ऐसे जाके शॉर्टेस्ट पाथ है कालीकट में, तो वो कालीकट तक गया। अभी हमारे बड़े बड़े सिटीज इंडिया में कौन कौन से थे? मुंबई, सूरत। लेकिन मुंबई और सूरत की तरफ जाने की कोशिश ये नहीं करते थे क्योंकि ये डिस्टेंस अभी और कवर करना पड़ता उन्हें। पोर्चुगीज के आने के बाद अब इन दोनों में रेस लग गई कि कौन इंडिया में पहले जाएगा, कौन वहां से ट्रेड स्टार्ट करेगा और कौन पूरे इंडिया को कैप्चर करेगा। इनिशियली दोनों में से किसी भी कंट्री का प्लान इंडिया को कॉलोनी बनाना नहीं था। अब कॉलोनी का मतलब क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। तो कॉलोनी का मतलब होता है जब कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज को अक्वायर कर ले और उसके पॉलिटिकल व्यूज में या कल्चरल व्यूज में या सोशल व्यूज में चेंजेस कर दे, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन। तो जब ब्रिटेन और फ्रांस यहां से आने लगे तो बीच में ये जो कैरिबियन आइलैंड्स है, यहां के लोगों को वो पैसे देने लगे। क्यों देने लगे? वो चाहते थे, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के लोग चाहते थे कि हम पहले पहुंचे इंडिया में या हम पहले पहुंचे। अब इनको पैसे देने का मेन मकसद ये था कि ये चाहते थे कि कैरिबियन आइलैंड्स एक दूसरे की शिप को, कैरिबियन आइलैंड्स के लोग एक दूसरे की शिप को डुबा दें पानी में।
ब्रिटेन वाला पैसे देता था कैरिबियंस को कि वो फ्रांस की शिप को डुबा दे, और फ्रांस वाले पैसे देते थे कैरिबियंस को कि वो ब्रिटेन की शिप को डुबा दे, ताकि वो पहुंच ना पाए इंडिया तक। ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सालों तक कंटिन्यू रही, इनके साथ हमेशा ये चीज होते रहती थी। लेकिन अब इसी जगह, इसलिए हम इस जगह को बोलते हैं क्या, यहां पे हमारे पाए जाते हैं पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। एक मूवी आई थी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन करके, अगर आपने देखी हो तो आपको ये चीज पता होगी। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन हम क्यों बोलते हैं। अब दूसरी बात हम करेंगे केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि केप का मतलब होता है कि किसी कॉन्टिनेंट के नीचे से या उसके पास से गुजर के और दूसरे कॉन्टिनेंट में एंटर करना। तो क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे से जाके और हम एंटर करते थे इंडिया में, इसीलिए हमने इसे केप ऑफ गुड होप बोला है। गुड होप इसलिए बोला क्योंकि वो कुछ अच्छा डिस्कवर करने जा रहे थे, इस होप में जा रहे थे कि हमें एक ऐसा रिसोर्स मिलेगा जो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हमें पता है कि फ्रेंच आए, डच आए, फिर ब्रिटिश आए इंडिया में, और उन्होंने अपनी कॉलोनी इंडिया को बना लिया। उनके बीच में बहुत सारे वॉर्स हुए फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में कि कौन सुपीरियर है और कौन सुपीरियर है। तो ये था हमारा बेसिक चीज कि कैसे हमारा इंडिया डिस्कवर हुआ, यूरोपियंस ने कैसे इंडिया को डिस्कवर किया और क्यों डिस्कवर किया। अब हम देखेंगे हिस्ट्री के बारे में कि बेसिकली हिस्ट्री होती क्या है। हमें अभी तक अच्छे से इस बात की जानकारी नहीं है कि हिस्ट्री क्या होती है, लेकिन अब हम यहां पे पता करेंगे वो चीज। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले भी हिस्ट्री पढ़ी है, 6th क्लास में भी पढ़ी है, 7th क्लास में भी पढ़ी है। तो मुझे जहां तक लगता है, या जैसा किताबों में बताया जाता है, वैसी हिस्ट्री हमारी नहीं है। हिस्ट्री में हमें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में पढ़ने को मिलते हैं। जैसे अगर आपने 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसके कौन कौन से राजा थे, कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। मुगल एम्पायर के बारे में हम पढ़ते हैं तो हुमायूं, अकबर, बाबर, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रूलर्स कौन थे, किसका बेटा कौन था, कैसे किसने अक्वायर की वहां की किंगशिप। तो ये सब चीजें हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, लेकिन इसमें हम वो चीज नहीं पढ़ेंगे। अभी हम जानेंगे कि हमारी मेन हिस्ट्री है क्या। तो अगर हम हिस्ट्री को सिंपल डिफाइन करें तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ events that happened in the past. History is the study of events that happened in the past. ये सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन को उस डेफिनेशन से, उस चीजों से मैच करें जो आपने पढ़ी है, तो आप बोलेंगे कि हमने भी तो सेम चीज पढ़ी है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। तो हमने भी तो मुगल डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, राष्ट्रकूटा, चोलाज, इनके बारे में पढ़ा है, तो हमने क्या कम पढ़ा है? तो हिस्ट्री का मतलब होता है कि हम चीजों को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करें। जब तक हम उन चीजों को अरेंज नहीं करेंगे, हम हिस्ट्री के बारे में नहीं जान पाएंगे। अगर मैं ऐसा डायरेक्ट आपसे पूछूं ये चीज कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, तो जिस बच्चे ने 9th या 10th क्लास में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा है उसे पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। लेकिन अगर मैं उससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछ दूं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे लॉन्च हुआ, क्यों लॉन्च हुआ, उसके लॉन्च होने के पीछे का रीजन क्या था, कौन कौन से लोग उसको लॉन्च करने में इन्वॉल्व थे, मोटिव क्या था उसको लॉन्च करने का, तो वो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें इवेंट्स के, पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में ध्यान नहीं देना होता हिस्ट्री में, हमें ध्यान देना होता है पूरे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के बारे में कि कैसे कैसे चीजें टाइम के साथ बदली हैं, तभी हम हिस्ट्री को आराम से जान पाएंगे। सिर्फ डेट्स याद करने से हम ये नहीं बोल सकते कि हमें हिस्ट्री पता है। और हिस्ट्री इज नॉट अबाउट स्टडिंग ओनली डेट्स, हिस्ट्री इज अबाउट स्टडिंग इवेंट्स। तो अब ये तो बात हो गई हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो हम अभी देखेंगे। तो हिस्ट्री में एक तो हमारा इंपॉर्टेंट है जिसको हमने बोला क्या, इवेंट्स।
और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है डेट्स। अक्सर लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिस्ट्री का मतलब है डेट। अगर हमें डेट पता है तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता है, लेकिन ऐसी जानकारी आधी है, क्योंकि हमें इवेंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे इवेंट्स या डेट्स क्यों जरूरी हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे डेट्स क्यों जरूरी हैं हिस्ट्री में। अगर हम डेट्स के बारे में जान लेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि इवेंट्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। मैं ये मिटा रहा हूं। इन 5 रीजंस की वजह से डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए देखते हैं हम इनको एक एक करके। तो पहला है, इट टेल्स अस अबाउट द इवेंट्स दैट अकर्ड इन द पास्ट। जो हमने पहले डिस्कस किया कि हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द इवेंट्स दैट अकर्ड इन द पास्ट, बट अगर इवेंट्स कोई भी अकर हुए हैं तो हमें जरूरी है जानना कि वो कब हुए हैं। ये एक डिबेट का इशू है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे सोर्सेज नहीं मिलते जो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दें कि कब क्या चीज हुई थी। लेकिन अगर हमें इवेंट्स के बारे में पता हो तो हम एक रफ एस्टिमेट लगा के ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट किस टाइम पे हुआ था। जैसे अगर हमें जानना हो कि शाहजहां इंडिया का रूलर कब बना, या ताजमहल कब बनाया गया, या अलाउद्दीन खिलजी इंडिया का रूलर कब बना, ठीक है, या किसी किंग को बेटा कब हुआ, या किसी किंग को कब किंगशिप दी गई, कौन सा इंपायर कब स्टैब्लिश हुआ, तो इसके लिए हमें डेट्स की इंपॉर्टेंट पड़ेगी। अगर हम डेट्स नहीं पता हमें और इवेंट्स के बारे में हमें पता है तो वो भी एक आधी जानकारी होगी हमारे लिए। दूसरा है, इट हेल्प्स अस टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपेंड ओवर टाइम। इसका मतलब है कि अगर हमें मान लो हमें पता है, जो पहले एग्जांपल दिया था मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो अगर हमें पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था तो क्यों हुआ था। अगर हमें यह पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने 1920 में लॉन्च किया, तो उसके लॉन्च करने के पीछे के क्या क्या रीजंस रहे होंगे। तो अगर हमें यह पता हो कि 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था इंडिया में, उसके बाद एक जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो अगर ये चीज हमें पता है तभी हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तीसरा है, वी कैन फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स। जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हो 6, 7, 8, 9, 10th में बहुत प्रेसाइज चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर हम मुगल एम्पायर पढ़ने बैठे तो हम उसको खत्म ही नहीं कर सकते 1 महीने 2 महीने में, लेकिन आपको पूरा मुगल एम्पायर एक चैप्टर में पढ़ना होता है। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स के बारे में ही जानना है, आपको हर चीज नहीं जाननी। तो इसीलिए
डेट्स हमारे लिए जरूरी हैं। चौथा है वी कैन स्टैब्लिश क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द इवेंट्स, सेम एज सेकेंड पॉइंट, ठीक है। वी विल हैव टू स्टैब्लिश द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस टू स्टडी हिस्ट्री। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि कैसे इवेंट अकर हुए। जैसे पहले हमारा इंडिया का पहला इंपेरर था मुगल इंपेरर बाबर, बाबर का बेटा आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर। तो अगर हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं पता होगी तो हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कैसे इवेंट्स आगे बढ़े हैं या कैसे सोसाइटी में चेंजेस आए हैं। अब सोसाइटी में चेंजेस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होंगे जो हुए होंगे, तो इसीलिए हम सीक्वेंस बैठाने के लिए भी डेट्स की जरूरत का इस्तेमाल करते हैं। अगला है वी रेफर टू टाइम थ्रू डेट्स। टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक बार में डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर हमें एक डेट पता हो, वो चीजें एक डेट पे स्टार्ट नहीं हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, मतलब इंडिया की आजादी का दौर, तो वो एक दौर है। हम एक बार में नहीं बोल सकते कि हाँ इस डेट से हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना शुरू किया था। या जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो पहले ही दिन से उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी नहीं बनाई। उन्होंने पहले ट्रेड स्टैब्लिश किए, फिर उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स का रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये एक प्रोसेस था जिसमें बहुत साल लग गए। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हमें डेट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि हमेशा से होती आ रही हैं। अगर हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कोई इंसान चाय पी रहा है, तो अगर कोई इंसान चाय पी रहा है तो कभी ना कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा जब लोगों ने चाय पीना स्टार्ट किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि जब से दुनिया शुरू हुई तब से लोग चाय पीते हैं। या हम ट्रेन से अगर कहीं जाते हैं, रेलवे से या एरोप्लेन से कहीं जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जब से दुनिया शुरू हुई ट्रेन हमें बनी हुई मिली थी, हमने उसको बनाया है। तो बहुत सारे टाइम लगे हैं इन चेंजेस को अकर होने में। किसी ने एक बार कॉफी पी या चाय पी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उस दिन से वो स्टार्ट कर दिया, पूरी दुनिया ने वो स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो चीजें फैली, आगे गई। हम मैगी खाते हैं, ठीक, मैगी को हम बोलते हैं क्या कि वो एक चाइनीज डिश है। तो वो चाइनीज डिश है तो वो चाइना से इंडिया में आई, तो चाइना से इंडिया में आई तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही दिन में आ गई, उसमें बहुत सारा टाइम लगा होगा, फिर वो यूरोपियन कंट्रीज में गया। तो इसीलिए टाइम को हम रेफर करने के लिए डेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे सारे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। अब दूसरा है डेट्स मतलब कौन से डेट्स। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि डेट्स हमें पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ मतलब नहीं है कि अगर हमें डेट्स पता है तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता है। मैंने क्या बोला, हमारा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है वेस्टर्न वर्ल्ड और एक है हमारा ईस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? वैसी कंट्रीज जो हमारे अर्थ के वेस्ट में लोकेटेड हैं और ऐसी कंट्रीज जो हमारे ईस्ट में लोकेटेड हैं। दोनों जगह जो चेंजेस हुए हैं मिडाइवल से मॉडर्न पीरियड में, उन दोनों चेंजेस में बहुत सारा डिफरेंस है। पहले हमने क्या देखा था कि मिडाइवल पीरियड होता कब से कब तक है? मिडाइवल पीरियड हमारा होता है 8th to 18th सेंचुरी। फिर हम देखेंगे हमारा मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड हमारा होता है 18th सेंचुरी टू अप्रोक्सीमेटली इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये है वेस्टर्न वर्ल्ड और ये है हमारा ईस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने भी चेंजेस हुए हैं उनके पीछे बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं जिनको हम ईस्ट वाले पोर्शन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से डेवलप्ड थे। हम इतने डेवलप नहीं थे कि हम उनको मॉडर्नाइजेशन में कंपेयर कर सकें। डेवलप्ड हम भी थे, हमारे पास भी रिसोर्सेज थे, हमारी हिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रांग है वेस्टर्न हिस्ट्री से, हमारे कल्चर ज़्यादा स्ट्रांग है वेस्टर्न पार्ट से। लेकिन अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो हम वेस्टर्न कंट्री से बहुत पीछे थे। तो जब हम वेस्टर्न कंट्री का देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें हम क्या देखते हैं?
कि यहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल चेंजेस हुए, बहुत सारे सोशल चेंजेस हुए, फ्रीडम फाइट्स हुई, मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश करके डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की बात हुई। ये सारी चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई हैं। ईस्टर्न वर्ल्ड में मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या है? ईस्टर्न वर्ल्ड में मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है कि हम कैसे कॉलोनाइज हुए, फिर हम कैसे डीकॉलोनाइज हुए, कैसे हमने अपने आप को डेवलप किया। ये डिफरेंस है हमारे यहां। इनसे पहले जब वेस्टर्न वर्ल्ड में मॉडर्न वर्ल्ड आया या मॉडर्न हिस्ट्री आई, तो हमारे से पहले ही वो डीकॉलोनाइज हो चुके थे। इंडस्ट्रियल चेंजेस वहां स्टार्ट हो गए थे, सोशल चेंजेस वहां स्टार्ट हो गए थे, वहां फ्रीडम की बातें शुरू हो गई थी, वहां मोनार्की सिस्टम को खत्म करने की बातें शुरू हो गई थी। मोनार्की सिस्टम का मतलब क्या होता है? मोनार्की सिस्टम का मतलब होता है जब हेरिडिटरी रूल चलती है किसी राजा की। तो यहां ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन जब हम यहां पे बात करते हैं तो अभी हम मोनार्की से निकले ही नहीं हैं। अभी यहां पे एम्पायर्स चल रहे हैं, बड़े बड़े एम्पायर्स के बाद हमारे रिसोर्सेज को देख के अलग अलग कंट्री के, यूरोपियन कंट्री के लोग अट्रैक्ट होंगे, फिर वो इंडिया आएंगे, वो ट्रेड स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड स्टैब्लिश करने के बाद वो क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि हम पूरे इंडिया के रिसोर्सेज को कैप्चर कर लें, तो वो कॉलोनाइज होने की कोशिश करेंगे। फिर इंडियंस में ये फीलिंग आएगी कि हम क्यों कॉलोनाइज हो रहे हैं, या हमारे इतने बड़े कल्चर को क्यों खराब किया जा रहा है, तो हम डीकोलोनाइज होने की कोशिश करेंगे। फिर डीकोलोनाइज होने के बाद 200 साल के किसी और के रूल के बाद, हमारे सारे रिसोर्सेज को किसी और कंट्री के ले जाने के बाद हम कैसे डेवलप हो सकते हैं, वो चीजें हमें यहाँ देखनी है। तो यही डिफरेंस है हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद हम देखते हैं पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमने कैसे ये कैटेगराइज किया है कि हम पहले एंशिएंट हिस्ट्री में हैं, फिर हम मिडिवल हिस्ट्री में हैं, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में हैं। तो पीरियडाइजेशन भी हमारा 3 टाइप का है जो हमारे हिस्टोरियंस ने किया है। ये चीजें हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि मिडाइवल या मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब यूरोपियन कंट्रीज में क्या था और और एशियन कंट्रीज में क्या था। तो एंशिएंट हिस्ट्री हम उन हिस्ट्रीज को बोलते हैं जिनके रिसोर्सेज हमारे पास उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं हैं कि हम उनके बारे में जान सकें, क्योंकि एट दैट टाइम पेपर वॉज नॉट इवन डेवलप्ड। तो कोई ऐसी चीजें नहीं, हमें लिखी हुई चीजें नहीं मिलती हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चले। हमें स्टोन कार्विंग्स मिलती हैं, हमें रॉक्स पे लिखी हुई चीजें मिलती हैं, हमें मंदिरों पे लिखी हुई चीजें मिलती हैं, टेम्पल्स पे। तो वो सब चीजें हैं जिनको अरेंज करके और हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है। ये 7th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं और उन्हें पढ़ने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। जैसे अब इस टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जो इनको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उन्हें यह आती है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। क्योंकि अगर एंशिएंट ट्रैवलॉग्स हम देखें, ट्रैवलॉग्स होता है जब कोई दूसरा बाहर का फॉरेनर आके और किसी दूसरे कंट्री में जाके और उसके कल्चरल या सोसाइटी के बारे में कुछ लिखता है। तो जब फॉरेन से बहुत सारे ट्रैवलर्स आए जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, हमारे बहुत सारे लोगों ने इंडिया के बारे में लिखा पहले के ज़माने में, एंशिएंट टाइम्स में, तो उनकी राइटिंग्स, ठीक है, उनके लैंग्वेजेस ये बिल्कुल डिफरेंट थे जो आज के लैंग्वेज से मैच ही नहीं करते। हाँ, अगर हमें वो सोर्सेज दे दिए जाएं तो हमें समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। अगर आप पुराने मंदिरों में जाओगे तो वहां आप जाके क्या देखोगे कि इतनी सारी चीजें लिखी हैं लेकिन हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन सब सारी चीजों को समझने में कितनी मुश्किल आती होगी हिस्टोरियंस को। उन्हें बहुत सारी चीजों को क्लब करना पड़ता होगा, अलग अलग तरीके से एक ही चीज को पढ़ना पड़ता होगा, अलग अलग लोग के बीच अलग अलग डिस्कशंस, डिबेट होते होंगे कि ये क्या लिखा है, कैसे हम इस चीज को क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि आधी ऐसी चीजें हैं जो खराब हो गई हैं, लीचिंग की वजह से स्टोन्स खराब हो गए हैं, तो लिखी हुई चीजें समझ नहीं आती। ट्रैवलॉग्स जो लिखे हुए हैं वो हैंड रिटन होते थे,
हैंड रिटन चीजों को कॉपी किया जाता था, वो भी हैंड रिटन होते थे। तो अगर आप अपने फ्रेंड से एक कॉपी लो और अगर आप लिखने की कोशिश करोगे उस चीज से, तो आपको कहीं ना कहीं उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि उसकी राइटिंग अलग है, आपकी राइटिंग अलग है। तो जब आप एक फ्रेंड की कॉपी पे अच्छे से नहीं समझ सकते, तो आप सोचो कि जो सोर्सेज हमारे पास 1500 साल पहले से अवेलेबल हैं, उनके बारे में हम कैसे इजीली समझ पाएंगे। तो ये बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो एंशिएंट वर्ल्ड में आया करती, एंशिएंट हिस्ट्री को समझने में आया करती थी। फिर जब हम ट्रांसफॉर्म होके और मेडाइवल पीरियड में आते हैं, तो इस टाइम पे थोड़ा बहुत पेपर डेवलप हो गया था। अब ये पीरियड हमारा बहुत ज्यादा पुराना नहीं है एज कंपेयर टू एंशिएंट हिस्ट्री, तो इसके हमारे बहुत सारे सोर्सेज अभी अलाइव हैं। जैसे कि बहुत सारे पेपर पे लिखी हुई चीजें हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी हमारे मॉन्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे ताजमहल है हमारे पास रेड फोर्ट है। तो ये सब चीजें थोड़े दिन पहले बनी है, अप्रोक्सीमेटली 400-300 ईयर्स बिफोर। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए, इन सब चीजों पे जो कार्विंग्स की हुई हैं, लिखी हुई चीजें हैं, वो समझने में इजी होती हैं, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज डेवलप हो गई थी, अरबिक लैंग्वेज डेवलप हो गई थी, जो अभी तक कंटिन्यू है। तो इनको पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं आती। लेकिन मिडाइवल पीरियड को भी समझना बहुत मुश्किल है। तीसरा हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो इस पीरियड के मैक्सिमम सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास ट्रेवलॉग्स भी हैं, पेपर्स भी हैं, न्यूज़पेपर्स भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स भी हैं, मॉन्यूमेंट्स भी हैं, और ये बहुत रिसेंट इवेंट है, 100 ईयर्स 150 ईयर्स पुराना इवेंट है ये। तो इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। अब एक तो पीरियडाइजेशन है जो बाकी हिस्टोरियंस का है, और एक स्कॉटिश राइटर था जिसका नाम था जेम्स मिल। वो बहुत पुराना राइटर है, राइटर भी हम नहीं बोल सकते, वो एक फिलोसोफर था और एक इकोनॉमिस्ट था। तो उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें जो जेम्स मिल ने पीरियडाइजेशन किया है वो बिल्कुल अलग है। उसके पीरियडाइजेशन और बाकी लोगों के पीरियडाइजेशन में क्या डिफरेंस है? उसने जो पीरियडाइजेशन किया है वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में किया है। अगर हम हिंदू पीरियड की बात करते हैं तो ये हमारा वो टाइम है जब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से, बिकॉज एट दिस टाइम सेवरल हिंदू डायनेस्टीज वर रूलिंग इन इंडिया, इन साउथ इंडिया, इन मराठा, एज फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन एम्पायर, मराठा एम्पायर और मौर्यन एम्पायर। तो दिस फेज इज नोन एज हिंदू पीरियड। इफ we talk about the second classification, it is about Muslim period. Muslim period means the Delhi Sultanate and the Mughal Empire. The third is the British Empire. जेम्स मिल ने ऐसा बताने की कोशिश की है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उसके पहले हम अनसिविलाइज थे, मतलब इंडियंस, इसके हिसाब से इंडियंस अनसिविलाइज थे और इंडियंस के पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। यहाँ कास्ट सिस्टम चलता था, यहाँ सुपरस्टिशंस चलते थे, यहाँ बहुत रिलीजियस प्रॉब्लम्स चलती थी। कोई हिंदू रूलर मुस्लिम रूलर को पसंद नहीं करते थे, हिंदू रूलर मुस्लिम रिलीजन को पसंद नहीं करते थे, मुस्लिम रूलर्स हिंदू रिलीजन को पसंद नहीं करते थे। तो बहुत सोसाइटी में डिफरेंसेस थे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये डिफरेंसेस बहुत हद तक कम हो गए हैं। ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोशिश की है इंडिया के साथ करने की, अगर जब तक ब्रिटिशर्स पूरी इंडिया को रूल नहीं करते तब तक इंडिया डेवलप नहीं हो सकता। तो ये सारे पीरियडाइजेशन जेम्स मिल ने किए हैं, जो कि एक स्कॉटिश फिलोसोफर था। जिसकी पीरियडाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट है हमारे बाकी लोगों के पीरियडाइजेशन से। सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हाउ, व्हेन एंड वेयर. Hope you guys liked it, and we will continue it from tomorrow onwards. Thank you.